हेलो, हाउ आर यू गाइस? गुड मॉर्निंग। एज यू नो कि आपका पीओएम में टॉपिक नंबर 6 चल रहा है। कौन सा टॉपिक चल रहा है? टॉपिक नंबर 6। उसमें मैंने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करके दे दिया है। ओके, उसके 3 वीडियो आपने देखे होंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ओके, पूरा टॉपिक ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपने पढ़ा भी नहीं होगा आगे। दैट मीन्स आपके लिए न्यू भी टॉपिक है। ओके, चलो आज क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लियर कर लो मेंटली कि क्वेश्चन नंबर 2 है कौन सा, और जो मैं इंस्ट्रक्शन आपको दे रहा हूँ उस पर ध्यान रखना है आपको। क्यों कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पूरा कोई दिन आता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पूरा कोई दिन आता नहीं है। दैट मीन्स डिफरेंट पार्ट में आता है क्वेश्चन। कैसे? तो देखो, पहले क्वेश्चन कौन सा है, देखो, डिस्कस वेरियस क्वांटिटेटिव टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग। मीन्स डिसीजन लेने के लिए वेरियस क्वांटिटेटिव टेक्निक है, 4 या 5 टेक्निक दी हुई है। बट कोई भी दिन या कोई भी ईयर मैंने इस क्वेश्चन को पूरा पूछते हुए नहीं देखा है। दैट मीन्स कोई एक टेक्निक आपको 7 या 8 मार्क्स में आ सकती है, या फिर ऐसी भी टेक्निक है या 2.5 मार्क में भी आ सकती है। जो मैं बोलता जाऊंगा वो आपको टिक मार्क करना है, वही लिखते रहना है। मीन्स आखो क्वेश्चन नहीं आवानो। એના 4 ભાગ છે, તો 4 ભાગમાંથી અલગ અલગ ટેકનિક તમને પૂછાય છે, તે તમને મેં કહેતો રહીશ કેટલા માર્કમાં કઈ ટેકનિક પૂછાય, આખો ક્વેશ્ચન નહીં આવે। ઓકે, ચલો આન્સર સ્ટાર્ટ करते हैं। तो देखो, फॉलोइंग आर वेरियस क्वांटिटेटिव टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग। ओके, उसमें सबसे पहली टेक्निक आपको दिख रही है डिसीजन ट्री। कौन सा टॉपिक है? डिसीजन ट्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सटर्नल के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7 to 8 मार्क में पूछाई सके। ટીક કરી રાખવાનો છે, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે। ના ખબર પડે તો તમારે પૂછી લેવાનો છે, બરાબર? કારણ કે આમાં એવું છે કે ના ખબર પડે એવું વધારે બની શકે છે, ધ્યાન રાખજો। ઓકે, ચાલો ધ્યાન રાખજો कि डिसीजन मेकिंग, डिसीजन ट्री क्या है। पहले उसका इंट्रोडक्शन या उसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर करते हैं, उसके बाद में आपको समझाता हूँ आगे का जो क्वेश्चन है, जो डायग्राम है, सब देखो ध्यान रखना। सम डिसीजंस इन्वॉल्व सीरीज ऑफ स्टेप्स। कितने सारा डिसीजन ऐसे होते हैं जहाँ पे सीरीज ऑफ स्टेप मीन्स एक स्टेप में डिसीजन पूરું થાય नहीं, ઘણા બધા સ્ટેપ ને કન્સિડર કરવા પડે તો જ એ ડિસિઝન લેવાય, અધરવાઇઝ ડિસિઝન ના લેવાય। ધ્યાન રાખના કે ધ સેકન્ડ સ્ટેપ ડિપેન્ડ્સ અપોન ધ આઉટકમ ઓફ ફર્સ્ટ સ્ટેપ, ધ થર્ડ સ્ટેપ ડિપેન્ડ્સ અપોन ધ આઉટકम ऑफ सेकंड स्टेप। beside each step involves uncertainty। ध्यान रखना, जो सेकंड स्टेप होगा ना तो वो फर्स्ट स्टेप के आउटकम पे होगा। मीन्स फर्स्ट स्टेप जो लीधु तेना अकॉर्डिंगली एना आधारे ज सेकंड स्टेप लेवाशे, सेकंड स्टेप लीधु एना आधारे थर्ड स्टेप लेवाशे। मीन्स स्टेप બધા એકબીજાથી કેવા છે? ડિપેન્ડેન્ટ છે। અને બીજું મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ કે બધા સ્ટેપમાં અનસર્ટેનિટી જ હોય। डिसीजन लेवाना है तो डिसीजन लेवा माटेना जे स्टेप होय तो બધું सर्टेन ओछું होय, अनसर्टेनिटी जो है ने। होगा कि नहीं क्लियर? आगे देखो, डिसीजन ट्री इज यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम। डिसीजन ट्री का यूज क्यों करते हैं? तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। डिसीजन ट्री इज ग्राफिकल मेथड फॉर आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव एक्शन, एस्टिमेटिंग प्रोबेबिलिटी एंड इंडिकेटिंग द एक्सपेक्टेड पे ऑफ। 3 चीज दी हुई, टिक मार्क करके रखनी है आपको एमसीक्यू में। आगे आपको यही टॉपिक आएगा, मैं आगे डिटेल में आपको इसी टुकनोन में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि डिसीजन ट्री क्या करती है। तो एक ग्राफिकल मेथड है किसकी, कि सबसे पहले तो वो ऑल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई करेगी, फिर एस्टिमेटिंग प्रोबेबिलिटी मीन्स ऑल्टरनेटिव जो आइडेंटिफाई किए उसकी प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट करना। मीन्स प्रोबेबिलिटी એટલે સંભાવના, मीन्स ए आ ऑल्टरनेटिव કેટલો सक्सेस જશે। અને ત્રીજું છે ઇન્ડિકેટિંગ ધ એક્સપેક્ટેડ પે ઓફ, અને દરેક ઓલ્ટરનેટિવને કેટલું પે ઓફ આપવું પડશે, મીન્સ કેટલું એને ખર્ચો કરવો પડશે, એ તમને આઈડેન્ટિફાઈ કરીને એની ગ્રાફિકલ મેથડ છે આ ડિસિઝન ટ્રી। ડિસિઝન ટ્રી एक्सप्रेस द इंफॉर्मेशन इन मोर इजीली एंड अंडरस्टैंडेबल वे। डिसीजन ट्री से क्या होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो इजीली एक्सप्रेस हो सकेगी, मीन्स इजीली किसी को भी समझ पड़ सकेगी, इजीली अंडरस्टेंडेबल होगी। दैट मीन्स कोई ने पण इजीली खबर पड़ी जाए, बराबर, अने कोई पण इजीली एने समझी पण सके। थशे क्लियर? ओके, फिर से एक बार देख लो। सम डिसीजन इन्वॉल्व्स सीरीज ऑफ स्टेप्स।
द सेकंड स्टेप डिपेंड अपॉन आउटकम ऑफ फर्स्ट स्टेप, द फर्स्ट स्टेप डिपेंड अपॉन आउटकम ऑफ सेकंड स्टेप, beside each step involve uncertainties. डिसीजन ट्री इज यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। डिसीजन ट्री क्या क्यों यूज होता है? तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। डिसीजन ट्री एक ग्राफिकल मेथड है। जो तीन चीज़ यहाँ पे दी हुई है, मैं इसके बाद का टॉपिक है वही है, वो यहाँ पर डिटेल में आपको समझाऊंगा। ओके, डिसीजन ट्री इज एक्सप्रेस द इंफॉर्मेशन इन मोर इजीली एंड अंडरस्टैंडेबल वे। डिसीजन ट्री से कोई भी इंफॉर्मेशन आपको बहुत इजीली और अंडरस्टैंडेबल वे से पता चल जाएगा। हुआ क्लियर? चलो अभी देखो सेकंड टॉपिक कौन सा है। तो सेकंड टॉपिक है कंस्ट्रक्शन कैसे करना है आपको, मीन्स क्या कौन सी तीन चीजें ध्यान रखनी है। तो देखो, द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिसीजन ट्री इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप। उसके तीन स्टेप है, ध्यान रखना। कौन से तीन स्टेप? तो आगे जो पीछे मैंने इंट्रोडक्शन में समझाया वही है। क्या? तो देखो, डिफाइन द वेरियस ऑल्टरनेटिव अवेलेबल। સૌથી પહેલા મેનેજરે નક્કી કરવું પડે કે એની પાસે કયા કયા ઓલ્ટરનેટિવ છે એને ડિફાઇન કરવા પડે, એને નક્કી કરવા પડશે. એટલે ઓલ્ટરનેટિવ સૌથી પહેલાં નક્કી કર્યા. બીજું, એસ્ટિમેશન ઓફ પ્રોબેબિલિટી ફોર વેરિયસ ઇવેન્ટ. દરેકે દરેક ઇવેન્ટ, દેટ મીન્સ જેટલા પણ ઓલ્ટરનેટિવ ડિસાઇડ કર્યા ને તે દરેકે દરેક ઓલ્ટરનેટિવની એસ્ટિમેશન, એની પ્રોબેબિલિટી, દેટ મીન્સ શું કે જે ઓલ્ટરનેટિવ તમે ડિસાઇડ કર્યા છે તે સક્સેસ થવાની પ્રોબેબિલિટી કેટલી, સંભાવના કેટલી, એની ધારણા કરવાની, એનું એસ્ટિમેશન કરવાનું. संभावना नहीं मीन्स प्रोबेबिलिटी का एस्टिमेशन करना है, ध्यान रखना. कैलकुलेशन ऑफ पे ऑफ फॉर ईच ऑल्टरनेटिव, दैट मीन्स जो ऑल्टरनेटिव आपके पास है वो ऑल्टरनेटिव, कौन से ऑल्टरनेटिव का कितना एक्सपेंस होगा. पे ऑफ दैट मीन्स एक्सपेंस, मीन्स કેટલા રૂપિયા ખર્ચવા પડશે, કેટલા રૂપિયા આપવા પડશે. આ ત્રણ વસ્તુ નક્કી કરવાની છે. સમજો, પढ़ी समझाऊँ છું. कंस्ट्रक्शन, डिसीजन ट्री के कंस्ट्रक्शन में तीन चीज़ है. सबसे पहला दिया हुआ है आपको, डिफाइन द वेरियस ऑल्टरनेटिव अवेलेबल. डिसीजन लेने के लिए कौन से ऑल्टरनेटिव है सबसे पहले मैनेजर के पास, वो उसको डिसाइड करेगा. फिर सेकंड स्टेप, एस्टिमेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरियस इवेंट दैट मीन्स ऑल्टरनेटिव्स. दैट मीन्स क्या हुआ कि जो भी ऑल्टरनेटिव्स है, जो ऑल्टरनेटिव को डिफाइन किए, वो ऑल्टरनेटिव की सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी, उसकी एस्टिमेशन करना. एंड थर्ड वन इज कैलकुलेशन ऑफ पे ऑफ फ्रॉम ईच ऑल्टरनेटिव्स. કયા ઓલ્ટરનેટિવને કેટલું પે ઓફ આપવું પડશે તે નક્કી કરો. મીન્સ કયા ઓલ્ટરનેટિવની પાછળ કેટલો ખર્ચો થશે તે નક્કી કરો. होगा क्लियर? होगा ना क्लियर? पहले इतना. ओके, तो आगे जाते हैं. चलो गाइस, अभी आगे का टॉपिक ध्यान रखो. चलो आगे क्या है, जो ये टेबल आपको यहाँ पे दिख रहा है वो टेबल आपको ड्रॉ करना है. सबसे पहले तो वो बोल देता हूँ. ओके, इसके बाद भी एक टेबल है, उसको भी ड्रॉ करना है. ये टेबल कंपलसरी एग्जाम में ड्रॉ करना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ पता नहीं चलेगा. इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ क्या है क्या नहीं क्या है. उसका एग्जाम्पल भी, मस्त एग्जाम्पल बनाया हुआ है, वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, चलो ध्यान रखो. ये जो ऑल्टरनेटिव्स दिए उसकी बात है. समझो कि यहाँ पे L&T कंपनी का एग्जाम्पल याद रखना है आपको. L&T कंपनी जो इंडिया में जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक सबसे बड़ी कंपनी है. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप इंडिया में जो हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट या सबसे ज़्यादा टेंडर L&T के पास जाते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर डेट मीन्स के आगे जो रोड कंस्ट्रक्शन होते हैं, जो मिसाइल कंस्ट्रक्शन है, ओके, जो बहुत सारी चीज़ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जनरली समझो कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी L&T ने बनाया है. फिर अभी जो राम मंदिर निर्माण होने वाला है उसका भी कॉन्ट्रैक्ट L&T के पास है. ओके, अभी समझो कि एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि L&T है तो L&T को एक रोड बनाने का, कि रोड डेवलप करने का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास से. रोड डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला. समझो कि 100 किलोमीटर का रोड बनाना है उसको, तो उसके पास दो ऑप्शन है, मीन्स दो ऑल्टरनेटिव है. L&T समझो कि परमानेंट टूलिंग कर सकती है. क्या? परमानेंट टूलिंग, या फिर टेम्परवरी टूलिंग कर सकती है. परमानेंट टूलिंग मीन्स क्या कि समझो कि रोड बनाने के लिए जो भी टूल एंड इक्विपमेंट चाहिए तो वो उसको परचेस करेगी. और टेम्परवरी टूलिंग मीन्स क्या, जो भी इक्विपमेंट या जो भी है उसको वो टेम्परवरी टूलिंग दैट मीन्स उसको वो रेंट पे लेगी. दो ऑप्शन है कंपनी के पास. कितने ऑप्शन हुए कंपनी के पास? दो. एक तो परमानेंट टूलिंग दैट मीन्स क्या कि कंपनी समझो कि उसको परचेज ही कर लेती है. मीन्स रोड बनाने के लिए समझो कि क्रेन चाहिए तो क्रेन को कंपनी परचेस करती है. या उसके पास दूसरा ऑप्शन है कि क्रेन को रेंट पे लेना. दो ऑप्शन है, मीन्स दो ऑल्टरनेटिव है. ओके,
समझो कि कंपनी, अभी यहाँ पे एक फर्स्ट टॉपिक दिया हो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कंपनी परमानेंट टूलिंग करेगी तो उसका इन्वेस्टमेंट कितना होगा, और टेम्परवरी टूलिंग करेगी तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना होगा। तो ध्यान रखना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर कंपनी परमानेंट टूलिंग करती है मीन्स कंपनी समझो कि क्रेन को परचेस ही करती है तो एक 1 करोड़ रुपीज़ की क्रेन आएगी, मीन्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ 1 करोड़। टेम्परवरी टूलिंग कंपनी करती है तो उसका समझो कि 0.60 करोड़ दैट मीन 60 लाख रुपीज़ का उसका इन्वेस्टमेंट होगा टेम्परवरी टूलिंग में। होगा क्लियर? फर्स्ट टॉपिक मीन्स ए आपको क्लियर हुआ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ओके, सेकंड टॉपिक है पे ऑफ ऑल्टरनेटिव विदाउट कंसिडरिंग प्रोबेबिलिटीज। मीन्स ये दो अल्टरनेटिव है, परमानेंट टूलिंग और टेम्परवरी टूलिंग, आपके सामने दो अल्टरनेटिव है। तो दोनों के दोनों ऑल्टरनेटिव को कितना पे ऑफ मीन्स दोनों के दोनों समझो कि दो में से एक ऑल्टरनेटिव को एक्सेप्ट करने के लिए कितना एक्सपेंस होगा कंपनी का, समझो। तो यहाँ पे उसके लिए 3 टॉपिक दिया हुआ है कि प्रोडक्ट सक्सेस में समझो कि परमानेंट टूलिंग या टेम्परवरी टूलिंग दो अल्टरनेटिव है, तो वहाँ पे कितना प्रोडक्ट सक्सेस, મોડરેટ સક્સેસ મીન્સ क्या, મોડરેટ सक्सेस मीन्स થશે કે નહીં થાય અડધું, અને પ્રોડક્ટ ફેલ, તો ધ્યાન रखना। और यहाँ पे दिया विदाउट कंसिडरिंग प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे कंपनी प्रोबेबिलिटी कंसिडर नहीं करती है, मीन्स જેટલો सक्सेस હશે તો પૂરેપૂરા જશે, એનો લોસ હશે તો બધું જશે, બરાબર। समझो कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट परमानेंट टूलिंग कंपनी एक्सेप्ट करती है तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसको 1 करोड़ करना पड़ेगा। समझो कि क्रेन सक्सेसफुली काम करी, क्रेन ने सक्सेसफुली काम किया तो 1 करोड़ रुपीज उसके क्या हो गए, प्रोडक्ट सक्सेस हो गए। મોડરેટ સક્સેસ મીન્સ क्या કે 0.50 મીન્સ 50 લાખ રૂપિયાનો એને લોસ ગયો, અને પ્રોડક્ટ ફેલ જાય તો આખી 1 કરોડ રૂપિયાનો લોસ જાય। શેમાં? પરમાનેન્ટ ટૂલિંગમાં। શેમાં વાત કરીએ? આ પહેલો ઓલ્ટરનેટિવ પરમાનેન્ટ ટૂલિંગનો। ટેમ્પરવરી ઓલ્ટરનેટિવની વાત કરીએ તો ટેમ્પરવરી ઓલ્ટરનેટિવમાં પરમાનેન્ટ પ્રોડક્ટ સક્સેસ જવાના ચાન્સ 60 લાખ રૂપિયા, કેમ 60 લાખનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું। મોડરેટ સક્સેસ જવાના ચાન્સીસ 30, કેમ કે અડધા કરી દેવાના, અડધું સક્સેસ છે અડધું ફેલ છે એવું, અને પ્રોડક્ટ ફેલ જવાના ચાન્સ છે 0.50 લાખ, એટલે લોસ ગયો 50 લાખ રૂપિયાનો। હવે અહીં તમને કન્ફ્યુઝન હશે કે સર અહીંયા પરમાનન્ટ ટૂલિંગમાં 1 કરોડ રૂપિયાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું, બરાબર, આપણે પ્રોબેબિલિટી કન્સિડર નહીં કરી તો પૂરેપૂરો 1 કરોડ રૂપિયાનો લોસ ગયો, બરાબર। તો એ સાચું, એ મને ખબર પડી, પણ ટેમ્પરવરી ટૂલિંગમાં 60 લાખ રૂપિયાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થાય છે, બરાબર, તો કેમ 50 લાખ રૂપિયાનો લોસ જાય છે, બરાબર। આ ક્વેશ્ચન તમારા માઇન્ડમાં થવો જોઈએ, બરાબર। એટલે થાય એ પહેલાં મેં તમને સોલ્વ કરી આપું। સમજો કે કંપનીએ ટેમ્પરવરી ટૂલિંગમાં કંપનીએ શું કર્યું કે વસ્તુ રેન્ટ પર લીધી છે, ક્રેન રેન્ટ પર લીધી છે, દેટ મીન્સ રેન્ટ માટેની એને ડિપોઝિટ આપી હશે કંપનીએ। તો અહીંયા ધારી લેવાનું કે 10 લાખ રૂપિયાની કંપનીએ ડિપોઝિટ આપી હતી, પ્રોડક્ટ ફેલ ગઈ, બરાબર, વસ્તુ ફેલ ગઈ, રસ્તો ના બન્યો, સમજો, તો એને નુકસાન કેટલું જશે? 50 લાખ રૂપિયાનું। કેમ? 10 લાખ રૂપિયા પેલા પાછા તો મળી જ જવાના ને એને, પડે છે ખબર કેમ 50 લાખ રૂપિયા લખ્યા છે? થયું ક્લિયર? પહેલાં ના થયું? બરાબર। ધીસ એક્સપેક્ટેડ રિટર્ન મે બી અવેલેબલ ફોર નંબર ઓફ યર, આ રિટર્ન એને નંબર ઓફ યર પછી એને મળવાનું છે, ઓકે। હવે જો પ્રોબેબિલિટી ઇવેન્ટ મીન્સ પ્રોબેબિલિટી ધારી, આ બંને પરમાનન્ટ ટૂલિંગની અને ટેમ્પરવરી ટૂલિંગની પ્રોબેબિલિટી ધારીએ તો જો પરમાનન્ટ ટૂલિંગની પ્રોબેબિલિટી 0.5 प्रोडक्ट सक्सेस जवानी, यहाँ पे दिया हुआ देखो प्रोडक्ट सक्सेस की परमानेंट टूलिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.5, मॉडरेट की प्रोबेबिलिटी है 0.3 एंड प्रोडक्ट फेल जाने की प्रोबेबिलिटी है 0.2। वैसा ही सेंस टेम्परवरी टूलिंग में भी है, देखो कि प्रोडक्ट सक्सेस जाने की प्रोबेबिलिटी 0.5, मॉडरेट की 0.3, प्रोडक्ट फेल की 0.2। होगा क्लियर? पहला इतना होगा ना क्लियर? फिर से समझा रहा हूँ। समझो कि L&T એ રસ્તો બનાવવો છે તો રસ્તો બનાવવા માટે એની પાસે બે ઓપ્શન છે, એક તો એ પરમાનન્ટ ટૂલિંગ કરે, મીન્સ રસ્તો બનાવવા માટે સમજો એને ક્રેનની જરૂર છે તો ક્રેને પોતે પરચેસ કરી લે, બરાબર, કાં તો ટેમ્પરવરી ટૂલિંગ કરે એટલે શું ક્રેને ભાડે લે। જો એ ક્રેન પરમાનન્ટ ટૂલિંગ કરે તો એને ઇનિશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 1 કરોડ કરવું પડે, ટેમ્પરવરી ટૂલિંગ સિલેક્ટ કરે તો એને ઇનિશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 60 લાખ કરવું પડે। पे ऑफ ऑल्टरनेटिव विदाउट कंसिडरिंग प्रोबेबिलिटी, बराबर, प्रोबेबिलिटी આપણે અત્યારે કન્સિડર કરતા નથી અને પે ઓફ ગણીએ કે ભાઈ પરમાનન્ટ ટૂલિંગ સિલેક્ટ કરીએ તો કેટલું પે ઓફ થાય। તો સમજો પ્રોડક્ટ સક્સેસ મીન્સ રસ્તો બની ગયો તો 1 કરોડ રૂપિયા એના વસૂલ। જો રસ્તો અને મોડરેટ સક્સેસ મીન્સ શું? સમજો કે અડધું સક્સેસ ગયું અડધું ફેલ ગયું તો 50 લઈ લેવાના આપણે, પ્રોડક્ટ ફેલ છે તો પૂરેપૂરા 1 કરોડ રૂપિયા ગયા। અહીંયા જો ટેમ્પરવરી ટૂલિંગ, તો ટેમ્પરવરી ટૂલિંગમાં પ્રોડક્ટ સક્સેસ જવાના ચાન્સીસ કેટલા? 0.60 કરોડ, 0.60 કરોડ 0.60 લાખ, 60 લાખ રૂપિયા, કેમ? 60 લાખનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું
मॉडरेट सक्सेस એટલે અડધું સક્સેસ અડધું ફેલ તો 0.30 एंड प्रोडक्ट फेल तो 0.60 नहीं आएगा बट 0.50 आएगा। क्यों? भाड़ा पर लीधું डेट मीन्स શું થયું કે એને રિટર્ન મળશે અમુક રૂપિયા એટલે 0.50 ધાર લીધું છે આપણે, બરાબર। હવે જો પ્રોબેબિલિટી ઇવેન્ટ આપણને ખબર પડી કે પરમેનન્ટ ટૂલિંગ અને ટેમ્પરરી ટૂલિંગનું પ્રોડક્ટ સક્સેસનું 0.5 છે, મોડિરેટ સક્સેસનું 0.3 છે અને પ્રોડक्ट फेल શું છે 0.2 છે। होगा क्लियर इतना? ओके, इतना आपको एग्जैक्ट क्लियर हुआ? ओके, ना खबर पड़े तो આપણે લાઈવ લેક્ચરમાં સમજાવીશું, કોઈ ટેન્શન લેતા ના, બરાબર છે? બરાબર। હવે જો આગળનો ટોપિક કયો છે ધ્યાન રાખજો। चलो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है देखो, तो ध्यान रखो फोर्थ टॉपिक कौन सा है, अबाउ इंफॉर्मेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डिसीजन ट्री एज अंडर। मैंने आगे आपको बोला था कि डिसीजन ट्री ग्राफिकल मेथड में होता है, मीन्स जो यहाँ पे जो दो ऑल्टरनेटिव्स है परमानेंट टूलिंग और टेम्पररी टूलिंग, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी करनी है, ओके, या फिर उसका डिसीजन ट्री कैसा होगा वो भी आपको शांति से समझना है। मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे जो दिया हुआ है वो आपको एग्जाम में ड्रॉ करना है। सबसे पहले तो वो क्लियर कर देता हूँ। आज અહીં દેખાય તમને તે એક્ઝામમાં ડ્રો કરવાનું છે। હવે તમે કહેશો સર શું છે આ, ઓકે, તો यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझो डिसीजन पॉइंट है, दो ऑल्टरनेटिव है। सबसे पहला ऑल्टरनेटिव परमानेंट टूलिंग, दूसरा ऑल्टरनेटिव टेम्पररी टूलिंग। फर्स्ट वन इज परमानेंट टूलिंग, सेकंड वन इज टेम्पररी टूलिंग, ओके। तो उसके तीन टॉपिक आपको पता है, प्रोडक्ट सक्सेस, प्रोडक्ट मॉडिरेट सक्सेस एंड प्रोडक्ट फेल। यहाँ पे भी सेम, प्रोडक्ट सक्सेस, मॉडिरेट सक्सेस एंड प्रोडक्ट फेल, होगा क्लियर। फिर दूसरा एक डिसीजन निकलता है कि कॉम्पिटिशन 0.8, नो कॉम्पिटिशन 0.2, सब में एज इट इज लिखना है। यहाँ पे ये कोई चीज़ आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ही सब समझना है कि क्या है सब, આ બધી વસ્તુ શું છે એ તમારે અહીંયા જ જોવાનું છે, બરાબર। અહીંયા આટલું ડિટેલમાં જવાનું નથી, ખાલી આ તમારે ડ્રો કરી દેવાનું એક્ઝામમાં અને નોટબુકમાં પણ, પેમ્પલેટમાં પણ સેમ જ વસ્તુ છે, તમે જોઈ શકો છો, બરાબર। પેમ્પલેટમાં જો ના ખબર પડે તો પૂછવાનું છે, બરાબર। અને નહીં ખબર પડે તો આપણા લાઈવ લેક્ચરમાં આને સમજાવવાના જ છે, ફરીથી ટેન્શન ના લેતા, ઓકે। ચલો, પહેલો ઇવેન્ટ જે પહેલું ઓલ્ટરનેટિવ છે તે સમજાવો। પહેલું ઓલ્ટરનેટિવ તમને પરમાનન્ટ ટૂલિંગનું આપ્યું છે। तो परमानेंट टूलिंग के आपको पता है 3 पॉइंट है, प्रोडक्ट सक्सेस, मॉडिरेट सक्सेस एंड प्रोडक्ट फेल। तो वही सेम टेम्पररी टूलिंग में भी है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, हुआ क्लियर? ओके, चलो, परमानेंट टूलिंग की प्रोबेबिलिटी आपको पता है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इवेंट आपने डिसाइड किया हुआ, मीन्स एजम्पशन किया हुआ है कि 0.5, 0.3 और 0.2, मीन्स प्रोडक्ट सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 0.5, मॉडरेट की प्रोबेबिलिटी 0.3 एंड प्रोडक्ट फेल की प्रोबेबिलिटी 0.2। परमानेंट टूलिंग की बात कर रहे हैं। टेम्पररी टूलिंग में भी सेम एज इट इज वही आपको पता है, यहाँ पे जो एजम्पशन किया ना पर प्रोबेबिलिटी वो, होगा क्लियर। चलो, अभी ध्यान रखना, प्रोडक्ट सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 0.5। आप बोलोगे सर नीचे 0.50 करोड़ क्या दिया हुआ है, कैसे आया वो? तो समझो कि परमानेंट टूलिंग में इनिशियल इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कितना किया था, 1 करोड़ रुपीज। 1 करोड़ रुपीज का 0.5% करूंगा तो कितना आएगा, 0.50 करोड़ आएगा। मीन्स 1 करोड़ ना 50% करीश तो 50% प्रोडक्ट सक्सेस, मीन्स 50 लाख रुपया प्रोडक्ट सक्सेस जवानी प्रोबेबिलिटी है, संभावना। मॉडरेट सक्सेस 0.3% दिया हुआ है। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, प्रोडक्ट मॉडरेट सक्सेस जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया ना उस पर नहीं लेना है। मॉडरेट सक्सेस जो प्रोडक्ट सक्सेस हुआ ना, प्रोडक्ट सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हुई ना जितनी आई 50 करोड़ रुपीज, 50 करोड़ के 0.3% दैट मीन्स 0.15 करोड़ आएगी। 50 करोड़ જે તમારા આયા પ્રોડક્ટ સક્સેસના તેના 15% જેના એના 30% એટલે 50 કરોડના 30% કરશો તો 15 લાખ રૂપિયા આવશે અને પ્રોડક્ટ ફેલ જવાની પ્રોબેબિલિટી આપણને ખબર છે 0.2 છે અને એ પાછી 1 કરોડ પર જ લેવાની, એટલે ધ્યાન રાખજો। ક્લિયર તમને કહી દઉં છું, प्रोडक्ट सक्सेस एंड प्रोडक्ट फेल दोनों की प्रोबेबिलिटी 1 करोड़ में से लेनी है और मॉडिरेट सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे जो प्रोडक्ट सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है आई है 0.50 लाख, उस पर मॉडिरेट सक्सेस की लिए सेम एज इट इज यहाँ पे भी समझो कि टेम्पररी टूलिंग ની વાત છે। બીજો ઓલ્ટરનેટિવ ટેમ્પરરી ટૂલિંગમાં પ્રોડક્ટ સક્સેસની પ્રોબેબિલિટી તમને ખબર છે 0.5%। 0.5% કેટલાના, 60 લાખના 0.5% કરશો તો કેટલા આવશે, 0.30 લાખ આયા, મીન્સ 30 લાખ રૂપિયા આયા, બરાબર। 60 લાખના તમે 50% કરશો તો કેટલા આવશે, 30 લાખ। મોડરેટ સક્સેસ મેં તમને કીધું જે પ્રોડક્ટ સક્સેસનો આવે ને આન્સર
તેને મોડરેટ સક્સેસના 0.3% કન્વર્ટ કરવાના. ઇટ મીન્સ 30 લાખના 0.3% કરીશું તો આપણને કેટલા આવશે? 9 લાખ રૂપિયા આવશે. અને પ્રોડક્ટ ફેલ જવાની પ્રોબેબિલિટી 50 લાખના, અહીંયા ખબર છે ને કંઈ સમજાયેલું તમને આગળ કેવી રીતે 50 લાખ આવ્યા. 50 લાખના 0.2 એટલે 20%, 10 लाख रुपया आया. होगा क्लियर? कैसा आया सब टॉपिक? 0.50 करोड़ कैसा है, 0.15 कैसा है, 0.20 कैसा है, 0.30 कैसा है, 0.09 कैसा है और 0.10 कैसा है. पता चल गया कि नहीं? होगा कि नहीं? अभी ध्यान रखना, ये मेन टॉपिक है. क्या है तो देखो, द पे ऑफ इन केस ऑफ परमानेंट टूलिंग इज 55 लाख while the payoff in case of temporary tooling is 29 लाख. ध्यान रखना कि समझो कि L&T परमानेंट टूलिंग का ऑप्शन सिलेक्ट करती है तो परमानेंट टूलिंग के लिए उसका पे ऑफ कितना होगा? 45 लाख. अब आप ऐसा बोलोगे सर 45 लाख के लिए हो सर, ये कैसा है 45 लाख? तो ध्यान रखना, परमानेंट प्रोडक्ट सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 50 लाख रुपीज आई थी. मॉडरेट सक्सेस 50 प्लस 15 मीन्स 50 वत्ता 15 करो तो 65 आया. 65 मारी प्रोडक्ट फेल जवाना 20 कलाक आया तो 65 माइनस 20 तो केला होसे 45. केला आया 45. होगा क्लियर? वैसे ही देखो 29 लाख कैसा है तो 30 प्लस 9 लाख मीन्स 30 लाख प्लस 9 लाख 39 लाख और माइनस 10 लाख दैट मीन्स कितने आया? 29 लाख. होगा क्लियर? सो फर्म सिलेक्ट टू गेट परमानेंट टूलिंग. If the firm consider the amount of investment required, it will select temporary tooling. देखो ध्यान रखना, कंपनी ऐसा सोचेगी कि समझो कि परमानेंट टूलिंग की एक्सपेंस के परमानेंट टूलिंग का पे ऑफ 45 लाख रुपीज होता है तो वो मैं सिलेक्ट कर लूँ. कौन सी कंपनी ऐसा सोचेगी कि जिसके पास सफिशिएंट फाइनेंस अवेलेबल है, वो मीन जिसको इन्वेस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके पास सफिशिएंट फाइनेंस अवेलेबल है. बट समझो कि जिसके पास फाइनेंस नहीं है वो कंपनी के साथ कौन सा ऑल्टरनेटिव चूज करेगी? तो टेम्पररी टूलिंग. क्यों? क्या 45 लाख से वो कम है, 29 लाख में खत्म हो जाता है. होगा क्लियर? होगा ना क्लियर? पहले इतना ओके. કેવી રીતે 45 આયા, કેવી રીતે 29 આયા, બરાબર. અને આ બધું જે તમને સમજાયું, આ ઉપરના આખું ટેબલ સમજો તો જ તમને આ નીચેનું ખબર પડે, અધરવાઇઝ કશું ખબર ના પડે, બરાબર. કાં તો પછી સ્પેશિયલ સેટરડેનો એક સેશન રાખીશું આ ક્વેશ્ચન માટેનો, લાઈવ લેક્ચર તમારો રાખીશું, બરાબર. તમારે જોઈ લેવાનું, અહીં ખબર ના પડે કે જઈ અટકો તો રાઉન્ડ કરીને રાખવાનું, પણ લખીને રાખવાનું છે, બરાબર. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ શોર્ટ નોટ છે. ઓકે, હજુ પણ શોર્ટ નોટ તો પૂરી થઈ નથી, ધ્યાન રાખજો. હજુ આ તમારી શોર્ટ નોટ કમ્પ્લીટ થઈ નથી, હજુ પણ આગળ છે, બરાબર. તો આગળ શું છે એ જોઈએ આપણે. ચલો तो देखो गाइस, अभी यूज ऑफ डिसीजन ट्री, कौन सा टॉपिक है आगे? यूज ऑफ डिसीजन ट्री. तो ध्यान रखना, डिसीजन ट्री का यूज कहाँ पे होता है? देखो, इट इज यूजफुल टू टेक डिसीजन इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन. मीन्स बहुत जटिल सिचुएशन हो, बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होगी तो वहाँ पे डिसीजन ट्री काम लगेगा. मीन्स समझो कि यहाँ पे तो मैंने 2 ही ऑल्टरनेटिव समझाए, बट समझो एक ही डिसीजन लेने के लिए 5 ऑल्टरनेटिव्स है तो डिसीजन ट्री कितना बड़ा बनेगा. तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हुई, मैनेजर के सामने कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हुई तो वहां पे डिसीजन ट्री काम लगेगा. इजीली मैनेजर फाइंड आउट कर सकेगा कि कौन से ऑल्टरनेटिव को कितना पे ऑफ देना है, तो वहां पे काम लगेगा. इन विच डिसीजन इन एवरी स्टेप डिपेंड्स अपॉन आउटकम ऑफ प्रीवियस स्टेप. वो आपको पता है, आगे समझा दिया है मैंने. आगे देखो, इन दिस टेक्निक इट इज पॉसिबल टू कंसिडर वेरियस ऑल्टरनेटिव एंड देयर पॉसिबल आउटकम. ये टेक्निक पे समझो कि जितने ऑल्टरनेटिव है उस सब ऑल्टरनेटिव को आप कंसीडर कर सकते हो, और कौन से ऑल्टरनेटिव की आउटकम क्या आएगी, मीन्स उसका रिजल्ट क्या आएगा, वो भी आपको इजीली पता चल जाएगा. अभी समझो कि मैंने आगे आपको डायग्राम समझाया. ओके, डायग्राम में 2 ही ऑल्टरनेटिव थे. कौन से 2 ऑल्टरनेटिव? तो एक परमानेंट टूलिंग का था, एक टेम्पररी टूलिंग का था. तो उनका आउटकम कितना निकला? तो 45 लाख और 29 लाख वो आउटकम निकला. तो वो इजीली पता चल जाएगा. तो वो यूजफुल हुआ कंपनी के लिए या मैनेजर के लिए. होगा क्लियर? चलो आगे. उसकी लिमिटेशंस भी है. क्यों लिमिटेशन है? क्या लिमिटेशन है? देखो, एप्लीकेशन ऑफ दिस टेक्निक इज वेरी डिफिकल्ट. કેવું સહેલું છે પણ ખરેખર એપ્લિકેશનમાં મૂકવું તે બહુ જ ટફ છે. કેમ? તો સમજો કે આ તો 2 જ ઓલ્ટરનેટિવ હતા તો ડિસિઝન ટ્રી આટલું નીકળ્યું. સમજો કે 5, 7, 10 ઓલ્ટરનેટિવ હોય તો કેટલું મોટું ડિસિઝન ટ્રી બને. ओके, बहुत इजी टेक्निक नहीं है, बहुत टफ टेक्निक है. बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस इवेंट.
ब्रैकेट में दिया हुआ है वो कंपलसरी नहीं है, आपको नहीं लिखना है तो चलेगा. ओके. मेनी मैनेजर आर इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ डिसेंट्री, दस दिस टेक्निक इज टाइम कंज्यूमिंग. ध्यान रखना, डिसेंट्री बनाने के लिए बहुत सारे मैनेजर को इन्वॉल्व होना पड़ेगा. दैट मीन्स डिसेंट्री वेरी टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक हो गई, बहुत टाइम कंज्यूम जाएगा वहाँ पे, कंजप्शन ऑफ टाइम बहुत चला जाएगा. मीन्स डिसीजन लेने में उतना लेट होगा. क्लियर. मीन्स यूजफुल भी है, मीन्स एडवांटेज भी है और उसकी लिमिटेशंस भी है. क्लियर. चलो आटली टूकडाउन तुम्हारे 7 मार्क में पूछा है. कितना हुआ टॉपिक? इतना टॉपिक आपको 7 या 8 मार्क्स में आ सकता है. क्लियर. मिलते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक मीन्स नेक्स्ट डिसीजन टेक्निक लेके. ओके, क्वांटिटेटिव टेक्निक लेके. ओके बाय गाइस, देख लेना, पता नहीं चलेगा. सैटरडे लाइव लेक्चर है, उसमें मैं आपको एग्जैक्ट क्लियर कर दूंगा. ओके मिलते हैं, बाय.